की वर्किंग, लेकिन पेंसिल से काटा तो स्कैन हुआ तो पता चला कि आपका ये काम मतलब मार्क, क्योंकि वो काटना पेंसिल से तो स्कैन होता ही नहीं है, पेंसिल थोड़ी स्कैन होती है, तो आपको पेन से करना चाहिए था. Anyways, let's begin. A car of mass 960 kg is moving in a straight horizontal road. Picture speaks 1,000 words. There is a constant force of magnitude 620 Newton. इस तरफ अगर मूव कर रही है तो ये आपके पास 620 न्यूटन फोर्स है. इसका mass of the object 960 kg है. Calculate the power generated when it's moving at a constant speed of 25. So ये power is driving force into velocity. Constant speed means acceleration is 0 and the driving force is perfectly balanced by the opposing force, which is 620 Newton. So power generated is 620 multiplied by 25. That's the first part. Don't linger on it too much, just move on. Given that the power is suddenly increased by 12 kilowatts, find the instantaneous acceleration. Because of the surge in power, the driving force at the instant that the velocity is 25 changes. 25 की जो वेलोसिटी है उस इंस्टेंट पे ड्राइविंग फोर्स चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन पावर. 12 किलोवाट है तो हैज टू बी टर्न टू 12,000. जल्दी से मुझे यार वैल्यूज भी प्लीज प्रोवाइड कर दो, कैलकुलेटर्स रखो अपने. सर इसमें वेलोसिटी भी नहीं इंक्रीज होगी? नहीं, सडन, इंस्टेंटेनियस, सडन. सडन मीन्स यू आर नॉट प्रोवाइडेड एनी चांस फॉर चेंजेस. अंडरस्टूड? फिर तुम्हारे पास ड्राइविंग फोर्स कितनी आ गई? व्हाट्स द ड्राइविंग फोर्स वैल्यू? जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी. कम ऑन गाइस, कैलकुलेटर प्लीज. सर 480. 480. थैंक यू. 480 न्यूटन इज योर ड्राइविंग फोर्स. सो जो फ्रिक्शन थी, जो रेजिस्टेंस थी, वो 620 थी, राइट? 480 है या 4800 है? 480 है. 480 ही है. ओके. सो कह रहे हैं फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो कोई और वैल्यू आ रही है हमारे पास. सर मैं इस पे ही फंसा था, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2. या दिस इज स्लाइटली ऑफ पुटिंग, बट चलो दैट्स फेयर इनफ. 25 ही है स्पीड और 9. ओके जी. इशाल क्या कह रही हो आप? 0.5. 0.5 हमने निकाल लिए एक्सेलरेशन. जी. ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स एम ए करना है ना. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए ना. एफ नेट इक्वल्स एम ए है ना. सो ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन तो एग्जिस्ट कर रही है ना. कांस्टेंट है 620 equals mass times acceleration. What's the mass? 960. Yes. And what's the acceleration? That's what we want to find out. और अभी हमने ड्राइविंग फोर्स निकाली है 480. ये तो डिसेलरेशन शो कर रहा है. 960 टाइम्स ए. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू कैलकुलेट करो. This is a deceleration value, which is a little off-putting, लेकिन ठीक है, जो आ रहा है वो आ रहा है. What's the answer? Shall have you spotted a calculation mistake anywhere? How did you get 0.5? Oh, अंग्रेजी. Increased by 12 kilowatts. So when it's increased by 12 kilowatts, आपकी ये power थी originally. It's increased by. So the new power is 6
20 times 25 plus 12,000, not increased 2. अंग्रेजी है ना, preposition का फर्क है, by versus to. Aban, do you understand with the error here? जी By सर। versus to के अगर by नहीं पढ़ा, जो कि उन्होंने bulleted में बनाया हुआ है, but वो ignore किया, ठीक है, they have said it's by and they made it solid ताकि misread ना हो, but we misread it. 12,000 plus the 620 into 25. Do you get it now? So your driving force changes. What's the driving force value now? 620 multiplied by 25 plus 12,000. What is the value now? For the driving force? 27,500. 27,500. 500. 27,500 Newton is the driving force. 620 से इतनी लेवल पे पहुंच गई, 25 से डिवाइड भी किया तुमने? नहीं, वो नहीं किया। हाँ तो करो ना 25 से डिवाइड। 1,100. 1,400 ये ड्राइविंग। 100. 1,100 मतलब 1,100। तो 1,100 minus 620 is equal to 968। अब क्या वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की? विशाल समझ आ गई क्या गलती थी हमारी? यस, ऑलराइट, 0.5। ठीक है। अब शाफिया, यू जस्ट जॉइंड अस। अभी पहले हम ये सॉल्व कर रहे थे, वी सॉल्व द फर्स्ट पार्ट एंडेड इधर, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हुए आई गॉट स्टक। और why did I get stuck? एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इट wasn't making sense। फिर रीड किया क्वेश्चन तो पता चला कि बाय का लफ्ज इग्नोर किया है, that the power is increased by, not to. I was reading it to, so it's increased by 12,000. The previous power was 620 into 25, new power added is 12,000. This is the overall power equals driving force times velocity. Velocity को divide किया, 1,100 driving force आई, driving force minus friction और resistive force equals ma। और क्या बोल रहे हैं आबाद, दोबारा बताइएगा। एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनल आपने क्या दी है? 0.5। 0.5 meter per second square. So that's the value that we were getting. Then comes question number 2. Two particles A and B of masses 2.5, 3.5 are rest on a horizontal smooth track. तो एक ऑब्जेक्ट आपका A है और एक ऑब्जेक्ट आपका B है। इसको हम A बोल देते हैं, B बोल देते हैं। 2.5 ये हो गया, ये आपका 3.5 हो गया। रेस्ट पे हैं, पार्टिकल बी सिचुएटेड 9 meters फ्रॉम द वर्टिकल वॉल। ये आपने कहा जी इधर कोई वॉल पड़ी है जी, ठीक है। और ये जो गैप है ना इनका आपस में, वो आपने कहा जी ये 9 मीटर गैप है, ठीक है। लेबलिंग आप पूरी होगी ये फिलहाल। पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स पार्टिकल बी विद स्पीड 3। तो इसकी जो पहले ये तो वेट था ना, इसको 3 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। सरफेस हमने देखा, स्मूथ का लफ्ज कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ, या हुआ है, स्मूथ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया। In the subsequent motion, A collides and coalesces with B to form particle C. Particle C then collides directly with the wall and rebounds. The collision of C with the wall reduces the speed by 25%. ये फिर अंग्रेजी का मसला हुआ है, कुछ लोगों ने किया है मसला। बाय की मतलब है कि it is decreased by, not to. Find the speed of C after it rebounds from the wall. तो इसमें law of conservation of momentum है क्योंकि collision है। So momentum before collision, find the speed of C after it rebounds. तो पहला तो है कि A B को हिट कर रहा है और दोनों कोएलिस होके पार्टिकल C बना रहे हैं। तो आप कहते हो
के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको स्टेट भी कर सकते हो, मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। मोमेंटम, इतनी कहानी वैसे लिखने की 2 मार्क्स के लिए लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, इसको आप डायरेक्टली लिख दो 2.5 times 3 plus 3.5 times 0 is equal to 2.5 plus 3.5 multiplied by v। ये आपके पास आ गया 7.5 divided by I believe this is 6। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। अब ये है इम्पैक्ट वेलोसिटी, रीबाउंड वेलोसिटी नहीं है ये आफ्टर कोलिजन जब वो कोएलिस होके पार्टिकल सी बना, सी उठ के जाके इसको हिट किया और रिबाउंड किया विद 25%, रिड्यूस्ड बाय 25%। सो स्पीड आफ्टर collision is 75% of the speed before collision, क्योंकि it is reduced by 25%, not reduced to 25%। 25% जब आप निकाल लेते हो किसी भी चीज में से तो पीछे रह जाता है 75%। इस वजह से आपने इसको 75/100 से मल्टीप्लाई किया। ये वैल्यू क्या आ गई? अबान तुम कैलकुलेट कर रहे हो या इशाल कैलकुलेट कर रहे हो? 15/16। 23/16 नहीं, 15/16। oh sorry 15/16 meters per second आपके पास ये स्पीड मिली आफ्टर कोलिजन। Hence find the time from the instant at which A and B collide until C is once again a distance of 9 meters from the wall। ए और बी कोलाइड किए और उसकी स्पीड आपके पास थी 7.5/6। तो स्पीड ऑफ सी बिफोर कोलिजन वाज 7। वैसे इतनी लंबी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा अगेन क्योंकि 2 मार्क्स है, तो व्हाट आई विल डू डायरेक्टली इज आई विल से, क्योंकि कांस्टेंट्स है स्पीड, तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम। हम कहेंगे डिस्टेंस 9 मीटर्स है, टाइम अननोन है, स्पीड है 7.5 डिवाइडेड बाय 6। दिस इज बिफोर कोलिजन। सी बनता है और सी आगे जाके वॉल को हिट करता है, तो उस पे आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। कितनी आई है टी की वैल्यू? 9 times 6 divided by 7.5, what's the value? 7.2। 7.2 seconds। फिर इसने 15/16 के स्पीड से वापस आया, तो आप कह रहे हो रिटर्न जर्नी, ये जो इसकी रिटर्न जर्नी है, या आप कह सकते हो टाइम बिफोर impact, wall impact. Just you can write these as like explanatory fillers after you've done the paper. So I would suggest that after, not before. So distance है 9 divided by direct कर लेते हैं 15/16. Distance over time ये आपके पास आ गया, sorry, distance over speed ये आपके पास आ गया time। ये कितनी वैल्यू आई? 9 times 16/15, 3/5 कितना बना? 3.2 seconds। 9.6। ये 9.6 है, 9 times ठीक है 9.6 ही है, 9.6 seconds। और इन दोनों को तुमने फिर ऐड कर दिया, टोटल टाइम 7.2 plus 9.6, that's the answer, which is 16.8 seconds। Is that clear? Yes sir। और वापस आया। फिर उसके बाद आ गया हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इधर बहुत सारे लोगों ने कुछ पार्ट्स इसके गड़बड़ किए हैं। Two particles A and B of masses 0.5 kg, 0.8 kg respectively are attached to the ends of a horizontal inextensible string. The string passes over smooth pulley fixed at the end of a rough horizontal plane and to the top of the smooth inclined plane। तो ये
Particle A is held on the horizontal plane while particle B lies on the inclined plane, which makes an angle of 55. कहानी लंबी है. The string is in the same vertical plane as the line of greatest angle. जरूरत ही नहीं है, सारी बातों की. Particle A is released from rest with string taut. Particle B moves 0.3 meters down the inclined plane is 0.4 seconds. मेन चीज ये सारी कहानी पढ़ने की थी कि भाई क्या प्लेन स्मूथ हैं कि नहीं है. पता चला कि स्मूथ है. एंड ऑफ अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये वाला रफ है और ये वाला स्मूथ है. एग्रीड. अंग्रेजी पढ़ने का ये मकसद था ना, टू नो व्हाट्स हैपनिंग. ये जो आपके पास वेट कंपोनेंट नीचे एक्ट करेगा. एरोज अगर किसी ने गलत की तो तबाही है. टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड्स एक्ट करेगी और इधर टेंशन इन द स्ट्रिंग तुम्हारे ए ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे लेके जा रही है और फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही है. ये एरोज क्लियर है. दिस इज द सेम टेंशन, दिस इज फ्रिक्शन which is mu r, and this is the weight component which is always mg sin theta mg cos theta. और क्योंकि स्मूथ सरफेस है वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है. कहता है अब फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इन द स्ट्रिंग तभी पता होगा जब mg weight is mg sin theta minus tension equals ma 0.8 a अगर पता होगा तो फिर ये आगे सॉल्व कर सकते हैं. और a इज द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास कंडीशंस दिए हुए हैं. द कंडीशंस आर के इनिशियली इट वाज हेल्ड एट रेस्ट, स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन निकालनी है, टाइम 0.4 सेकेंड्स दिया हुआ था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0.3 मीटर्स है. तो आप v इक्वल्स यू प्लस ए टी भी कर सकते नहीं, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करें क्योंकि डिस्टेंस पता है. डिस्टेंस 0.3 मीटर्स डाउन द प्लेन, मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना 0.3. तो s using second equation of motion, s equals ut plus half at square. You are going to get the value for the acceleration. u is 0 तो pointless हो गया. acceleration unknown, t square is 0.4 squared. इससे acceleration की वैल्यू आ गई. क्या वैल्यू आ रही है? 0.6 divided by 0.16. 0.6 divided by 0.16 कितना बनता है? 60 over 160, 30 over 80, which is 3 over 8. 3.75. हाँ, 0.375 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन. इस एक्सेलरेशन को हम mg sin थीटा माइनस टी इक्वल्स ma में डाल देंगे. सर mg 3.75 है. क्या हुआ? 3.75. क्या हुआ? ये 3.75 है. हाँ. 0.6 divided by 0.16. सही है, सही है, सही है, सही कह रही हो तुम. 3.75 है, 30 over 8 है. वेरी नाइस, गुड जॉब. 3.75 को यूज करेंगे हम. mg sin थीटा मीन्स के 8, चलो पूरा ही लिख देता हूं. m is 0.8, g is 10, sine of 55, sine of 55 minus friction, minus tension, there is no friction because smooth surface था, equals ma. 0.8 multiply by 3.75. इसको अब आप सॉल्व करोगे. टेंशन की क्या वैल्यू आ रही है? मेकिंग श्योर कैलकुलेटर इज नॉट इन द रेडियन मोड. ये ब्लंडर भी कर सकता है कोई और मार्क्स अपने जाया कर सकता है. पेंसिल से क्रॉस नहीं करना, ठीक है ना गाइस? पेन से ही क्रॉस करना है. डायग्राम बनाने पेंसिल से मत बनाओ, पेन से ही बनाओ. ओके, व्हाट्स द टेंशन वैल्यू? 8 जी 3.55. 3.55 न्यूटन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. फिर कहता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब टेंशन आपको मालूम है, एक्सेलरेशन आपने निकाली भी है 3.75,
सिर्फ ऑब्जेक्ट ए को देखें, ऑब्जेक्ट ए पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो टेंशन है, जो कि आपने निकाला है 3.55। मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट में, टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स नेट फोर्स, एफ नेट इक्वल्स एम ए। टेंशन इज 3.55, friction is unknown, mass is 0.5, acceleration we found earlier as 3.75। इसको जब आपने कैलकुलेट किया, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 3.55 minus 0.5 into 3.75, what's the value? 1.675. 4.675. 1.675. 1.675 Newton is the friction key value. What did they need? Friction या friction को coefficient चाहिए था. So friction जब आ गई है तो तब mu r करना है बस. Friction is mu, coefficient of friction times r. R is the weight, which is 5 Newton. mg, right, is 1.675. Mu की वैल्यू आ गई 1.675 divided by 5. Is that clear? आगे चलते हैं. इसको हम कॉपी करके उधर पेस्ट कर देते हैं ताकि ट्रैक रहे. Okay. So this was. सर ये जो अभी आपने पार्ट किए ये एक बार दोबारा समझाइएगा. जी खिजर, ठीक है. खिजर, ये पार्ट हमने किया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन निकालने के लिए. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली खिजर डिपेंड करता है फ्रिक्शन के ऊपर. फ्रिक्शन ए जो ऊपर प्लेन था, उस ऑब्जेक्ट को टेंशन ड्रैग करी है लेफ्ट पे, फ्रिक्शन अपोज करी है मोशन को, इक्वल्स एम ए, एफ नेट इक्वल्स एम ए. कनेक्टेड बॉडीज है ना, तो जिस एक्सेलरेशन से बी मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से ए मूव करेगा. तो बी की जो एक्सेलरेशन निकाली भी थी हमने, वो 3.75 निकाली थी. उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिक इक्वेशन एफ नेट इक्वल्स एम ए को यूज करते हुए. ठीक है, एफ नेट इक्वल्स एम ए. यस Khizr, do you understand this? सर इधर तक तो ठीक समझ आइए. आपने जहाँ तक फ्रिक्शन निकाली है, इससे आगे आपने ये क्या किया? ये फ्रिक्शन जो निकाली है वो तो पार्ट 2 में निकाल ली थी ना, पहले इधर निकाल ली थी ना फ्रिक्शन. ये सॉरी निकाल ली, अभी निकाली है. ठीक है, सॉरी. आप कह रहे हो कि ये समझ आ गई आपको और आप चाह रहे हो समझना कि इधर क्या हुआ है. फ्रिक्शन का फॉर्मूला खिजर एफ इक्वल्स म्यू आर है. खिजर, ठीक है. फ्रिक्शन का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू म्यू आर, जिसमें एफ फ्रिक्शन होता है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, आर नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस होता है. जो ऑब्जेक्ट किताब या बुक पड़ी हुई है एक टेबल के ऊपर, R is normal reaction to the surface, vertically oppose करता है वेट के कंपोनेंट को. ठीक है, अगर फ्लैट सरफेस है और कोई फोर्सेस नहीं एक्ट कर रही, तो इसका जो वेट है वो तुम्हारे पास 5 न्यूटन है. 0.5 इंटू 10, ये 5 न्यूटन वेट है नीचे. 5 न्यूटन इसकी नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस है. फ्रिक्शन इस तरफ लेफ्ट पे थी, कोई और एक फोर्स और थी जो कि थी, सॉरी, फ्रिक्शन इसकी राइट पे थी. जो फोर्स इसको लेफ्ट पे मूव कर रही थी वो टेंशन इन द स्ट्रिंग थी. डू यू अंडरस्टैंड दैट खिजर? कौन सी चीज किधर है? यस सर. टेंशन लेफ्ट पे लेके जा रही है, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही है, और ये फिर भी मूव कर रहा है टू द लेफ्ट, एक्सेलरेट कर रहा है टू द लेफ्ट. इसलिए लीडिंग फोर्स टेंशन रखा है, फ्रिक्शन को अपोजिंग फोर्स रखा है, इक्वल्स एम ए. टेंशन 3.55 माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स मास 0.5, एक्सेलरेशन 3.75.
एक्सेलरेशन हमने याद रहे कि निकाली है सुवैट इक्वेशंस में से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए, ठीक है। और वो टेंशन भी सर हम, आगे समझ। हाँ, तो बस फिर इसको सॉल्व किया और म्यू की वैल्यू निकाली, ठीक है। Then comes after B has been moving for 0.4 seconds, the string suddenly breaks, given that A subsequently comes to rest on the horizontal plane. Find the work done. अब जो बहुत सारे लोगों का ये गलत हुआ है क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या पीछे कोई गलती की है तो ये गलत हो गया। Find the work done by the frictional force in bringing A to rest. देखो ये समझना चाहिए कि स्ट्रिंग टूटा, आपको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। स्ट्रिंग टूट गया, वो बड़ा सीन खड़ा हो गया, कोई खड़ा नहीं हुआ सीन। गिवन दैट ए सबसीक्वेंटली कम्स टू रेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर वो रेस्ट पे आ जाएगा तो इसका मतलब है कि सारी सारी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, तो जो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो जनाब जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा चलेगा चलेगा, कहीं आके रुक जाएगा, जहां रुकेगा वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, क्योंकि वो रुक रहा है। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वो सारा काम फ्रिक्शनल फोर्स कर रही है। सो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स is kinetic energy of the object when the string breaks. ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब आपको स्पीड बेसिकली चाहिए। सवाल सारा टर्न हो गया सुवैट इक्वेशन पे कि आपको स्पीड चाहिए जिस स्पीड से वो मूव कर रहा था जब उसकी स्ट्रिंग टूट गई थी 0.4 सेकेंड्स में। तो वो निकालने के लिए आपके पास सुवैट इक्वेशन का सहारा है, डिस्टेंस भी पता था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर स्ट्रिंग स्लैक थी जब रिलीज किया था, एक्सेलरेशन आपने निकाली हुई थी 3.75, s की वैल्यू आपने निकाली हुई है विच इज, और बल्कि दी भी है 0.3 मीटर्स, ठीक है ना। अंग्रेजी 0.4 सेकंड बाद टूट रहा था ना। v को u प्लस 80 भी कर सकते थे, अगर कोई किसी को एतराज है इस पे तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 कर लो। u 0 है, एक्सेलरेशन 3.75 है, टाइम की वैल्यू 0.4 है। आपको अगर एतराज है आप v को इधर से निकालो, ये आपकी मर्जी है। तो 3.75 into 0.4, that's the velocity with which this object was moving when the string broke. So kinetic energy of this object A is half mv square. Mass is 0.5. Velocity we found over here, rather velocity square भी मैंने निकाला हुआ है, 2 into 3.75 into 0.3 कितना बनता है ये? v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 25 क्या इशाल क्या कह रही हो? 2.25 2.25 velocity की वैल्यू आ रही है। So this is the work done by the resistive force or frictional force. So work done by friction is this value. Now we come to question number 4. Question 4, 5 और 6 जो है ना बहुत दुनिया ने खराब किए। A particle P is projected from a point A with speed 4 up line of greater slope of a rough plane inclined at an angle theta to the horizontal where tan theta is 4/3. Tan theta is 4/3. Out of habit लिख रहा हूं, जरूरत शायद नहीं थी। और out of habit एक और काम भी करता हूं which is sometimes good a habit, not a bad habit। 4 और 3 है तो ये 5 है। So I know my sine theta value is 4/5 and my cos theta value is 3/5. ये यूजफुल होता है रिजॉल्व करने की केसेस में, अगर कहीं जरूरत पड़े रिजॉल्व करने की। P comes to instantaneous, तो 4 की स्पीड पे फेंका और रफ प्लेन है,
comes to rest at B. The coefficient of friction between P and the plane is 1/3. Friction भी दिया हुआ है. Using, अब ये आपके उन्होंने hands tied कर दिए हैं, कोई F net equals ma नहीं करना. Using energy method, show that distance AB is 0.8. ये लेंथ आपने शो करना है 0.8 है. एनर्जी मेथड, यहां पे जो एनर्जी है वो B. सो एनर्जी एट A एंड एनर्जी एट B, दे आर नॉट इक्वल. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लग रहा क्योंकि रफ सरफेस है. सो यू कुड से as it moves from A to B, it gains potential energy. So there is energy gain in potential energy at B, and there is loss of kinetic energy at B as well. मतलब कि वो सारी एनर्जी बदल गई. इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है, दैट इज द वर्क डन. डिस्टेंस ए बी को शो करना है कि 0.8 है. अभी हमें नहीं पता कि क्या है. एक्स बोल दो, ठीक है. तो या कुछ भी मत बोलो, तुम ये बोलो कि ये ए और बी. अगर एक्स बोलते एक्स बोल दो, नहीं बोलते कुछ नहीं बोलते कुछ ना बोलो. एच मैं हाइट लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू यहां पे ना, एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने एच लिख दी है. लेट्स जस्ट ट्राई एंड डू समथिंग अबाउट इट. मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एनर्जी एट ए और एनर्जी एट बी, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. क्योंकि एनर्जी मेथड यूज करना है तो हमने ये वाली काम कर सकते हैं जो मैंने भी आपको एक्सप्रेस किया. ठीक है, दिस इज समथिंग विच वी कैन डू. तो एक सेकेंड देना गाइस, एक सेकेंड. मैं जरा एक मैसेज कर लूं. मैं कॉल करें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. जी, सो मेन कॉन्सेप्ट यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब यही कॉन्सेप्ट प्रॉब्ली लोगों से मिस भी हुआ है बहुत ज्यादा. सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी एट ए इज हाफ m is the mass. Do we know the mass? Unknown mass, is it? Can I just write m? V square, which is 4 square. Agreed? Yes, guys? जी सर. Or can we say gain potential energy at B? कह सकता हूं मैं इसको. वैसे it is a gain in potential energy, but relative to A, can I call it potential energy at B? Just saying. Can I call it MGH? Yes? Can I call it MGH? Yes or no? इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी एट ए, क्योंकि वो ज्यादा है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, वो कम है. क्यों कम है? क्योंकि रस्ते में लॉस हुआ है, which is work done against friction. Can I do this? Work done against friction. Can I call this statement in? So, सर जी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी कम क्यों है? smaller in amount है as compared to kinetic energy at A. I'm not saying potential energy at B versus potential energy at A. ये नहीं कह रहा. The change in कह लो potential energy. जब मैंने potential energy लिखा था ना, इसका मतलब change in potential energy. मैं डेल्टा लगा देता इसके साथ ताकि confusion दूर हो जाए. Can we say that? ओके. ठीक है. सो एक तो ये चीज होगी. सो काइनेटिक एनर्जी वो दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ है हाफ
m times 16 minus 10 mh is equal to work done against friction. अच्छा, अब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस है. एग्रीड? फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू आर. फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर. म्यू पता है 1/3 दिया हुआ है उन्होंने. आर इज एम जी कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 निकाली हुई थी, आउट ऑफ हैबिट फायदा ही हो गया उसका. एम जी कॉस थीटा का मतलब ये हुआ कि आपके पास हो गया ये 10m/3 टाइम्स कॉस थीटा. कॉस थीटा वाज 3/5 आई बिलीव. ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू गाइस इज 3/5. 3 and 3 कट गया, 5 1s are 5 2s are, ये 2m हो गया. इज दैट क्लियर कि ये 2m हो गया? फ्रिक्शन 2m इंटू डिस्टेंस. अब डिस्टेंस जो है वो हमने प्रूव करना है x है. वैसे I'll write that as x. Agreed? कोई इशू? m से मैं डिवाइड कर दूं सारी हर साइड, तो मेरे पास आ जाता है 8 minus 10h is equal to 2x. x और h का आपस का रिलेशनशिप है ये थीटा एंगल साइन रेशो से आप कह सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू h over x. Sin theta is h over x, which means it is equal to 4/5. h over x is 4/5, which makes this 5h equals 4x. 5h is equal to 4x. अब आप क्योंकि आपने x के लिए सॉल्व करना है तो h को प्लग इन कर सकते हो. h की वैल्यू 4/5x सब्जेक्ट बना के इसमें डाल दो. 8 minus 10 times 4/5x equals to 2x. अच्छा, एलसीएम में भी कुछ गलतियां करते हैं लोग. 8 minus 8x is equal to 2x. ये उधर जाके बन गया 10x is equal to 8. x की वैल्यू 0.8 आ गई. यही आपने शो करना था. टेक्निकली ट्रिक अगर लोग फंसे या नहीं समझ आया तो वो लोग इस बात पे फंसे हैं, और इस बात पे फंसे कि m तो दिया ही नहीं है, मैथ्स तो दिया ही नहीं है, हम क्या करें. इस बात पे भी लोग फंसे हैं कि कैंसलेशन हो जाती है. इस बात पे फंसे कि दो अननोन्स हैं, हाइट भी अननोन है, x भी अननोन है, उसका ताल्लुक आपस में कैसे हो सकता है. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि h and x, the length, are interconnected because of the angle. So sine ratio helped in getting another equation जिसको हमने simultaneously solve किया. Do you guys understand मैंने अभी ये क्या बोला है? खिजर समझ में आई है कहानी, या ये रिप हो गए हो तुम? सर वो थोड़ी बहुत समझ आई है, जो आप क्वेश्चंस वगैरह कराते रहे हैं. कुछ चीजें अभी भी स्टक हैं, पर वो आई गेस मैम वन शुरू करूंगा प्रॉपर्ली तो मुझे समझ आना शुरू होंगे. ऑलराइट. सर वो आप कल की क्लास में एपीजीपी करा सकते हैं? कल क्लास नहीं है, उससे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कराऊंगा. अच्छा, ये इस क्वेश्चन की बात बताओ. प्लीज टॉक स्पेसिफिकली अबाउट दिस क्वेश्चन. Anybody has any response to the solution or the problem of this question? सर, हाँ जी, ये आपने R कैसे निकाला ऊपर फ्रिक्शन में? ठीक है. R की वैल्यू इज म्यू आर, राइट?
sorry, r की वैल्यू इज mg cos theta. Any object which is lying on a inclined surface, ये डायरेक्शन है ना r की, and it's equal to the perpendicular to the, like it's vertically opposite the weight component, नीचे की तरफ. mg cos theta is always the r value जब कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रही. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये तो याद करना है, कॉम्पोनेंट रेजोल्यूशन की बात है. ठीक है, आर यहां से निकाला है. ठीक हो गया, ये तुम्हारे पास आ गया. फिर देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज आफ्टर कमिंग टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट बी. तो ये ऑब्जेक्ट ए बी पे पहुंच गया था, फिर रुक गया, स्लाइड्स डाउन द प्लेन, फाइंड द टोटल टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट एट व्हिच P is projected from A until it returns to P. अब वो डिस्टेंस तुम्हें सेट हुआ है तुम्हारे दिमाग में कि वो 0.8 मीटर डिस्टेंस है. ये मालूम है तुम्हें कि यहां से जब हमने रिलीज किया था, यहां पे आके रुका, यहां पे आके रुक गया था, वेलोसिटी 0 हो गई थी. यहां पे रिलीज किया था, इसकी वेलोसिटी हमने 4 रखी हुई थी, 4 रखी हुई थी. मैथ्स अभी हमारे पास है नहीं, सुवैट इक्वेशन की कोशिश करेंगे. और हमारे पास और क्या है, और हमारे पास कुछ खास नहीं है. ठीक है, डिस्टेंस 0.8 है. हाँ, कुछ खास नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, डिस्टेंस 0.8. तो अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे एक्सेलरेशन ये मिल जाती है. टाइम चाहिए ना, s इक्वल्स टाइम. और किस तरीके, और कोई तरीका है? एक तरीका है vt माइनस हाफ at स्क्वायर. आप एक तो वो है, उसमें से टाइम निकल सकता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी निकल सकता है. लेकिन आई थिंक हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. 0 स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर प्लस 2as इज 0.8. ये आपके पास आ गया 16/1.6. deceleration -16. So this deceleration comes out as negative what? सही निकाली है मैंने? 10 हो नहीं सकती है, या है? 4 है. 4 है, कैलकुलेशन मिस्टेक किया. 1.6 16 डिवाइड क्या किया है इसमें मैंने? 0 स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर 16 होता है ना. 2 टाइम्स s 0.8 1.6 होता है. 16 डिवाइड बाय, मेरे हिसाब से तो मैंने कैलकुलेट ठीक किया. तो मेरा गलत है. 10 ही है. कितना? 10 ही है. -10. -10. सो डिसेलरेशन -10 आ गई. v इज इक्वल टू u प्लस at कर देते हैं. v हमारे पास आ गया 0. एक्सेलरेशन हमारे पास थी सॉरी, u हमारे पास था 4. एक्सेलरेशन थी हमारे पास -10 टाइम्स t की वैल्यू आपके पास आ गई 0.4 सेकेंड्स. तो इट टेक्स 0.4 सेकेंड्स टू गेट टू द टॉप. अब जब ये वापस आएगा तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, सब बदल जाएगा. सब बदलने के लिए आपको दोबारा से इसको ये डील करनी है जो पहले आपने सॉर्ट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किया था ना. अब हम फोर्सेस को ले आते हैं बीच में. अब फोर्सेस को लाना जरूरी है. ठीक है, अगर आप फोर्सेस को नहीं लाते हो फिर आप फंस जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे. लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस इधर. फोर्सेस को कैसे लाएंगे हम? फोर्सेस को हम ऐसे लाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है प्लेन के ऊपर, वेट एक्ट कर रहा है नीचे, जब ऊपर से नीचे आ रहा है, और फ्रिक्शन अपोज कर रही है ऊपर. तो वेट जो कंपोनेंट है वो है mg साइन थीटा. साइन थीटा हमने निकाला हुआ है 4/5 माइनस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन है म्यू आर. म्यू की वैल्यू थी 1/3. आर की वैल्यू है
mg cos theta was 3 और 5 equals ma. शाफिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर बनाई है. अगर आपको इसका थोड़ी सी यू नो यू हैव क्या कहते हैं उसको, रिजर्वेशन. तो वेट है नीचे mg sin थीटा, जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन कर रहा है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है. जिन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन गलत लिखी है फ्रिक्शन की, तो उनको एग्जामिनर ने अंडा दिया है. कहीं पे भी फोर्स की डायरेक्शन गलत लिख दी है किसी ने भी, तो उसको 0 मार्क्स मिले हैं. तो 40 over 5 2 8 होता है, 8 3 3 कट गया, 5 2 -2 इक्वल्स एक्सलेरेशन आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो इसने एक्सेलरेशन +6 से नीचे आ रहा है. ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी. डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल करना है वो 0.8 मीटर ट्रैवल करना है. हमने फिगर आउट करना है कितने टाइम में. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स ut, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो इस वजह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादा हेल्पफुल है. एक्सेलरेशन इज 6 टाइम्स t स्क्वायर. ये हो गया 3 जाके उधर डिवाइड हुआ, 0.8 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट आप लोगे. ये आपके पास टाइम आ जाएगा. इसको आपने 0.4 से ऐड कर देना है. शाल, ठीक है? कैलकुलेशन मिस्टेक तो कोई नहीं हुई? आप एक दफा ऊपर लेके जा सकते हैं जिधर डायग्राम बनाया था? जो ये वाला डायग्राम बनाया था, ये वाला जी स्लाइडिंग डाउन जी. का, बी पे रुका, फिर नीचे आ रहा है. नीचे कौन ला रहा है? वेट ला रहा है. अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन कर रही है. फ्रिक्शन कोई बदली है? नहीं, सरफेस वही है. म्यू आर, आर इज mg cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू देखो ना. अब ये शुरू में मामूली लग रही थी ये वाली एक्टिविटी, छोटा सा ट्राइंगल, लेकिन फायदेमंद होता है. जब एक चीज फिगर्ड होती है, आप बार बार परेशान नहीं हो रहे होते कि यार साइन थीटा क्या होता है, कॉस, बाकी चीजों के बारे में आप परेशान हो. साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में थोड़ी परेशान होना है हमने. ठीक है? एनी क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो. ऑलराइट, नेक्स्ट इन द लिस्ट हम चलते हैं आगे. और सो इन दोनों टाइम्स को फिर हमने ऐड कर देना है. ठीक है ना? तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा. आपको टाइम चाहिए था जर्नी का, ऊपर जाना नीचे. फिर क्वेश्चन नंबर 5, the points A and B are at the same vertical height h meters above the horizontal ground. Particle P is released from rest from A. 1 second later, particle Q is projected vertically downwards from B. So are at the same vertical height h meters above the ground. ठीक है? तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं and they are h मीटर्स पे हैं. सो ये h मीटर्स पे हैं. हाँ जी, कैसे शुरू करें भाई इस सवाल को? और क्या बनाए? एक को लेबल कर दें A, एक को लेबल कर दें B. एक 1 सो P दिया हुआ है, A B नहीं कर सकते. P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है. अगर इसको टाइम T होगा ट्रैवल करते हुए, 1 second later particle Q is projected. इसका जो टाइम होगा वो T-1 होगा. ये टाइम डिले में -1 होता है, डिलेड बाय 1 second. मैं इसकी स्टेटमेंट भी लिख देता हूं. दिस इज डिलेड बाय 1 second. So you say T-1, not T+1. सो डिले वाली चीज को माइनस करके लिखते हैं.
vertically downwards. So one was vertically, ये रेस्ट से छोड़ा p को, इनिशियल स्पीड 0 से मींस, और इसको थ्रो डाउन किया है इनिशियल स्पीड 18 से. Given that p and q reach the ground at the same time, मींस के जो टाइम टेकन है वो दोनों का सेम है. सो सर हम फिर दो इक्वेशंस इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे या से। which ones? कि हम Distance. लोग t को t+1 करते हैं. हाँ नहीं, t+1, अच्छा उसको t, चलो मैं अभी जो लेबल कर दिया वरना वर्सेस, you could, if you name this as t, you will call this t+1. ठीक है, it's up to you, दोनों works. ये कह रही हो ना आप? जी. ठीक है, एक तो हो गया क्योंकि हमें डिस्टेंस को इनकॉर्पोरेट करना है. अबान यही कह रहे हो ना आप? जी सर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हो ना? जी सर। हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है t², और दूसरे में इनिशियल स्पीड हो गई 18 टाइम्स t-1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t-1². ये क्लियर है? दोनों सेम इंस्टेंट पे हिट करते हैं. जब वो कहता है ना सेम टाइम, डोंट गेट कंफ्यूज विद द टाइम यू हैव सेट. सेम टाइम मींस कि p को अगर t सेकंड लग रहे हैं q को t-1, या q को t लग रहे हैं तो p को t+1. और इन दोनों इक्वेशंस को फिर आप इक्वेट कर देते हो. वन सही है, ये कह रहे हो ना आप? जी सर। 5t² equals 18 t-1 plus 5t-1², and you expand, simplify, get the value of t first, put the t back here and get the value of h. मतलब it's not challenging as such. सर हाँ. हमने t-1 क्यों लिया है q के लिए? ओके, अगर नहीं करते हो ना तो दूसरा ऑल्टरनेट ये कि अगर q has traveled for t seconds, p has traveled for t+1 seconds because of the delay, 1 second later रिलीज किया था ना, that's the reason. ठीक सर। Ishal, do you have any issue with the, you can do your +1 वाली चीज. It's just that you're not used to it. तो स्कूल में सर यूनस तो नहीं पढ़ा रहे? सर यूनिस ही बढ़ा रहे हैं. देख लो, मैंने सोल्यूशन से मुझे पहचान लेता हूँ कौन सा टीचर पढ़ा रहा है. तो 5t² ये कट गया, 18t - 10t. तुम इशाल वो ही करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तुम वो कंफर्टेबल हो उसी तरह ही करो. ठीक है, दोनों तरीके से तुम्हारा आंसर ठीक आएगा. असल में ना मैंने मतलब हमारे पास जो है p का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो फिर वो पहले ही छोटा है, और तो ज्यादा मुझे दोनों तरीकों से आते हैं, लेकिन मैं बस यही देख रही थी कि p का जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 0 ही है ना, तो फिर u t तो कैंसिल ही हो जाता है, तो फिर हमारे पास 5t² है, तो फिर उसके अंदर 5t-1 लगा के वो ज्यादा आसान हो जाता है. इतना सोच लिया तुमने? अच्छा ठीक है भाई, इतना इस लेवल का सोच लिया तो फिर तो माशाल्लाह. ठीक है, वेरी नाइस. तो ठीक है भाई. और क्योंकि एज चाहिए, कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते हैं और एज निकाले बगैर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं. हाफ इंटू 10 इंटू t² 13/8 का स्क्वायर, एंड दैट्स वेयर यू हैव द value for the height. So they've given a lot of space. I don't know why again. ठीक है, question 6. अच्छा, I think we'll have to end it here guys. मेरे okay, ठीक है guys.
I will see you in a bit tomorrow. यहाँ इधर स्टॉप करते हैं, आगे फिर हम इसको जो बाकी रह गए सोल्यूशन वो कर लेंगे कल ही परसों। एंड और कल सर क्लास नहीं आप है? इसकी बाद में सॉल्व्ड पीडीएफ क्या सेंड कर लेंगे? हाँ, ये जो अभी हम कर रहे हैं, जितनी अभी तक जी करी सर। है, हाँ आई जस्ट सेंड इट ओवर इंशाल्लाह। पिछली की रिकॉर्डिंग भी मैंने डाल दी है, आई डिडंट गेट अभी कहाँ पे डालते हैं? अभी नहीं